2011 में विजय के फैन क्लब्स उसी गठबंधन के साथ खड़े थे जिसकी अगुवाई जयललिता कर रही थी। 2013 में वही विजय टाइम टू लीड कहते हैं और उनकी फिल्म तमिलनाडु में रुक जाती है और 2026 में वही विजय 108 सीटों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरते हैं, बहुमत से सिर्फ 10 सीट दूर। ये तीनों घटनाएं अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही कहानी के 3 पड़ाव हैं, एक ही सफर के 3 मोड़। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तमिलनाडु की राजनीति को समझना हो तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, यहां सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह पॉलिटिक्स का एंट्री गेट है। एमजीआर से लेकर जयललिता तक स्टारडम को वोट में बदलने की परंपरा पहले से मौजूद रही है। ऐसे में जब कोई नया सुपरस्टार उसी रास्ते की तरफ बढ़ता है तो सिस्टम उसे बहुत ध्यान से देखता है और जरूरत पड़े तो बहुत जल्दी रिएक्ट भी करता है। विजय की कहानी भी यहीं से शुरू होती है, लेकिन एक अहम फर्क के साथ। उन्होंने राजनीति में अचानक छलांग नहीं लगाई, उन्होंने जमीन तैयार की, धीरे धीरे, लगभग 1.5 दशक तक। 2009 में उन्होंने अपने फैले हुए फैन क्लब्स को एक स्ट्रक्चर दिया, विजय मक्कल इयक्कम। शुरुआत में यह संगठन पूरी तरह वेलफेयर और सोशल एक्टिविटी पर फोकस करता था। ब्लड डोनेशन कैंप, बाढ़ या आपदा के समय राहत, गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद, ये सब काम लगातार होते रहे। इससे 2 चीजें हुई। पहली, विजय का फैन बेस सिर्फ भावनात्मक नहीं रहा, वो सामाजिक रूप से एक्टिव नेटवर्क बन गया। दूसरी, इस नेटवर्क ने गांव, कस्बे और शहर के लेवल पर अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। फिर आता है 2011 का चुनाव। यही वो मोड़ है जहां पहली बार विजय की ताकत चुनावी जमीन पर दिखाई देती है। विजय मक्कल इयक्कम ने खुलकर एआईएडीएमके को सपोर्ट किया, जिसकी नेता थी जयललिता। यह सिर्फ एक सिंबॉलिक सपोर्ट नहीं था। फैन क्लब्स ने बूथ लेवल पर काम किया, लोगों को मोबिलाइज किया और पहली बार यह संकेत मिला कि विजय की लोकप्रियता वोट में बदल सकती है। जयललिता जैसी अनुभवी नेता जो खुद सिनेमा से राजनीति में आई थी, इस ताकत को बहुत अच्छे से समझती थी। उनके लिए साफ था कि अगर यह नेटवर्क किसी और के लिए काम कर सकता है तो कल खुद के लिए भी खड़ा हो सकता है। और यहीं से कहानी का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। साल 2013 में विजय की फिल्म थलैवा रिलीज होने वाली थी। नाम ही अपने आप में एक राजनीतिक संकेत जैसा था, यानी लीडर। लेकिन असली हलचल मची उसकी टैगलाइन से, टाइम टू लीड। अब इस लाइन को समझने के लिए आपको 2011 याद रखना होगा। यह कोई नया स्टार नहीं था, यह वही व्यक्ति था जिसकी जमीन पर मौजूदगी पहले ही टेस्ट हो चुकी थी, जिसके पास संगठित फैन नेटवर्क था और जो युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय था। ऐसे में टाइम टू लीड सिर्फ एक फिल्मी लाइन नहीं रह जाती, ये एक पब्लिक सिग्नल बन जाती है, जैसे कोई कह रहा हो कि अब अगला कदम लिया जा सकता है। और यहीं से सिस्टम असहज हुआ। फिल्म को सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस मिल चुकी थी, यानी कानूनी तौर पर रिलीज में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन राज्य सरकार ने सिनेमा घरों को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु में बड़ी फिल्मों की रिलीज एक बड़े इवेंट की तरह होती है, हजारों फैंस, रात के शो, जश्न, जुलूस। ऐसे में पुलिस सुरक्षा का ना होना थिएटर मालिकों के लिए सीधा खतरा होता है। नतीजा यह हुआ कि थिएटर पीछे हटने लगे, शो कैंसिल हो गए और फिल्म तमिलनाडु में रिलीज नहीं हो पाई। बाकी जगह फिल्म चल रही थी, लेकिन अपने ही राज्य में रुक गई। ये एक तरह का डी फैक्टो बैन था, बिना आधिकारिक घोषणा के। विजय ने सीधे मुख्यमंत्री जयललिता से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें समय नहीं मिला। उनका पत्र स्वीकार किया गया, लेकिन बातचीत का रास्ता नहीं खुला। इसके बाद विजय ने एक वीडियो मैसेज जारी किया, जिसमें उन्होंने सरकार से अपील की कि फिल्म को रिलीज होने दिया जाए। यह पहली बार था जब विजय एक अभिनेता के दायरे से बाहर आकर सार्वजनिक रूप से एक प्रशासनिक फैसले पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। करीब 2 हफ्ते तक फिल्म अटकी रही। इस दौरान डिस्ट्रीब्यूटर्स को नुकसान हुआ, पायरेसी बढ़ी और इंडस्ट्री पर दबाव बना। आखिरकार एक समझौता हुआ और फिल्म को रिलीज की अनुमति मिल गई, लेकिन इसके साथ एक अहम शर्त जुड़ी। टाइम टू लीड टैगलाइन हटा दी गई। यहां असली कहानी छिपी है। यह सिर्फ एक लाइन हटाना नहीं था,
यह उस संकेत को कमजोर करना था जिसे सिस्टम ने खतरे की तरह पढ़ा था। यह एक तरह का मैसेज था, फिल्म चल सकती है लेकिन राजनीतिक संकेत नहीं। यहीं से विजय की पब्लिक इमेज में एक बदलाव आया। वो सिर्फ स्क्रीन पर हीरो नहीं रहे बल्कि धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखे जाने लगे जो सिस्टम से टकरा सकता है। उनके बाद के सार्वजनिक कार्यक्रमों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे खुलकर आने लगे। शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रशासन, ये सब उनके भाषणों का हिस्सा बनने लगे। अगर इस पूरी घटना को एक लॉजिकल फ्रेम में देखें तो थलैवा विवाद सिर्फ एक फिल्म का विवाद नहीं था। ये वो मोमेंट था जब एक संभावित राजनीतिक प्रोजेक्ट पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आया और सिस्टम ने उसे पहचान कर रोकने की कोशिश की। अब तीसरा और सबसे अहम पड़ाव। फरवरी 2024 में विजय ने अपनी पार्टी तमिळगा वेट्री कळगम लॉन्च की। उन्होंने साफ किया कि वो 2026 का चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे, बिना किसी गठबंधन के। यह फैसला अचानक नहीं था बल्कि उसी लंबे प्रोसेस का हिस्सा था जिसकी शुरुआत 2009 में हुई थी और जिसकी पहली टक्कर 2013 में दिखी थी। सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब विजय ने अपनी फिल्मी कैरियर को अलविदा कह दिया। उस समय वो अपने करियर के शिखर पर थे, जहां एक फिल्म के लिए उन्हें करीब 200 करोड़ रुपए तक मिल रहे थे। ऐसे समय पर सिनेमा छोड़ना यह बताता है कि यह कदम सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह कमिटेड है। अगले 2 साल में टीवीके ने अपना संगठन बूथ लेवल तक खड़ा किया, चुनावी मुद्दे तय किए, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार विरोध और जवाबदेही। विजय ने खुद को एक आक्रामक नेता के बजाय एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो लोगों की बात सुनता है। यह रणनीति खासकर युवाओं, महिलाओं और नए वोटर्स के बीच काम करती हुई नजर आई। अब आते हैं 2026 के नतीजों पर। टीवीके ने 108 सीटें जीती, करीब 35% वोट शेयर हासिल किया, 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट मिले। 234 सीटों की विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 है, यानी विजय सिर्फ 10 सीट दूर रह गए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने तमिलनाडु की लगभग आधी सदी पुरानी द्विध्रुवीय राजनीति को तोड़ दिया। डीएमके 59 सीटों पर सिमट गई और विपक्ष बन गई। एआईएडीएमके करीब 47 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, उनके कई मंत्री और स्पीकर तक चुनाव हार गए। बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता भी हार गए। यह सिर्फ सीटों का आंकड़ा नहीं है, यह एक राजनीतिक बदलाव का संकेत है। विजय ने चुनाव को टीवीके बनाम डीएमके के रूप में पेश किया और एआईएडीएमके को बीजेपी के साथ जोड़कर दिखाया। इस रणनीति ने एंटी इनकम्बेंसी वोट को एक दिशा दी। ग्रेटर चेन्नई में टीवीके ने शानदार प्रदर्शन किया, पश्चिमी तमिलनाडु में एआईएडीएमके के गढ़ में सेंध लगाई और दक्षिण में भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। और सबसे अहम बात यह रही कि टीवीएम के ज्यादातर उम्मीदवार नए चेहरे थे। उनकी जीत काफी हद तक विजय के व्यक्तिगत करिश्मे पर टिकी थी। अब अगर इस कहानी को जोड़ें तो एक साफ पैटर्न दिखता है। 2009 संगठन बना, 2011 ताकत पहली बार दिखी, 2013 सिस्टम से पहली टक्कर, साल 2024 राजनीतिक एंट्री और साल 2026 सत्ता के दरवाजे तक पहुंच। और इस पूरी कहानी के बीच जो लाइन सबसे ज्यादा गूंजती है वो है टाइम टू लीड। 2013 में इसे हटाना पड़ा था, 2026 में वही लाइन बिना बोले सच होती दिख रही है। अब सवाल यह नहीं है कि विजय ने सिस्टम को चुनौती दी या नहीं, सवाल यह है कि क्या विजय के लिए यही है टाइम टू लीड या फिर यह कहानी यहीं ठहर जाएगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।